Hello students, welcome to IJS Law classes. Students, in this lecture, firstly we are going to continue the topic जो हमने last class में किया था वक्फ, right? उसका मुतावली से हम थोड़ा सा जो part रह गया था उसे cover करेंगे. Then we are going to start a new topic which is maintenance. So let's start. So स्टूडेंट्स, वक्त के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें एक मुतावली अपॉइंट करना होता है. मुतावली कौन होता है ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सो कैन यू टेल मी हु इज अ मुतावली एंड उसे अपॉइंट कैसे किया जा सकता है? You can unmute yourself, students, and speak up. Interaction is the manager of the work. ठीक. एंड एज अ मुतावली हम अपॉइंट किसको कर सकते हैं? क्या कैपेसिटी होना चाहिए मुतावली की? या आप लॉजिकली भी आंसर दे सकते हो. बेसिकली क्या पॉइंटर्स होते हैं जो हम देखते हैं किसी भी पर्सन की कैपेसिटी के लिए, जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं? Must be a major person, sound mind person. ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए. ठीक, उसे हम बोलते हैं मुतावली. और मुतावली कौन है? मैनेजर, जो मैनेज करेगा वक्फ को. ठीक, अब इसे मुतावली को यानी कि जो मैनेजर है इसे अपॉइंट कौन करेगा? इसे अपॉइंट कौन कर सकता? The owner of the property. The owner of the property. अब ये वक्फ क्रिएट हो गया तो इसके बाद वंस द वक्फ इज क्रिएटेड उसके बाद कौन मैनेजर अपॉइंट करेगा? या फिर कौन कौन हो सकता है who can be appointed as a mutawli? Who can be appointed as a mutawli? The person who has created the work has authority Yes. to appoint ठीक है, mutawli. जिसने क्रिएट किया. ओनर वर्ड यूज नहीं करोगे आप. जिसने क्रिएट किया है वक्फ को, ओरिजिनली जनरली तो हम यही बोल देंगे कि वही क्रिएट कर देगा. ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि भाई क्रिएटर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप क्रिएट करोगे वक्फ तभी आप एक मुतावली अपॉइंट कर दोगे, है ना? तो मुतावली कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर क्या क्रिएटर खुद मुतावली भी हो सकता है? Yes. ठीक है, तो खुद भी हो सकता है मुतावली. लेकिन और कौन सी एक्सेप्शन? एक तो उसने खुद ही मुतावली अपॉइंट कर दिया क्रिएटर ने. दूसरी बात, और कौन कौन लोग हो सकते हैं और क्या वेज हो सकते हैं जिसमें मुतावली अपॉइंट हो सकता है? The executor of the यस, wakif. एग्जीक्यूटर कर देगा. नहीं तो फॉर एग्जाम्पल ए मुतावली को अपॉइंट कर दिया था. अब ए मुतावली अपने डेथ बेड पे है, अगला मुतावली अपॉइंट हो नहीं रखा, तो कौन अपॉइंट कर देगा? यही मुतावली जो डेथ बेड पे है वो ही दूसरे मुतावली को अपॉइंट कर देगा. तो मुतावली ऑन हिज डेथ बेड. ठीक है, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर एट द एंड कौन सी सर्कमस्टांसेस बच जाती है? किसके पास हम जाएंगे? ठीक है, कोर्ट के पास जाएंगे. ठीक, इतनी सी बात क्लियर है. देखो, मुतावली वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा लॉजिकल, मतलब बहुत सिंपल है. ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं नहीं इसके अंदर. बेसिकली क्या है, मैनेजर आपने अपॉइंट करना है, वक्फ बना दिया, अब उसकी टेक केयर के लिए कोई आप मैनेजर अपॉइंट करोगे तो क्या करोगे? जिसने वक्फ बनाई है वो ही कर देगा. नहीं है कोई बात नहीं, उसके एग्जीक्यूटर कर देंगे. दूसरी बात, मुतावली जो पहले था अगर वो अपने डेथ बेड पे है, दूसरा मुतावली नहीं है, तो खुद करके चला जाएगा. नहीं तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, हम कोर्ट के पास चले जाएंगे. ठीक है, अब देखो, एक बार मुतावली अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है मैनेजर अपनी मर्जी से जो मर्जी करे.
हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और रिमूवल कैसे कैसे हो सकता है, बताइए। The Wakif himself can remove it. Him. द वकीफ किस ग्राउंड पे, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। और कैसे कैसे हो सकता है वो रिमूव, Court can also remove him. ठीक है। और The Waqf board. वक्फ बोर्ड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, चलिए वकीफ इसको छोड़िए, पहले बताइए वकीफ कौन से ग्राउंड पे, इनके ग्राउंड्स भी बताइए। इफ यू कैन टेल मी कि वकीफ कौन से ग्राउंड पे मुतावली को रिमूव कर सकता है। If Mutawali is negligent towards his duties or he's misusing the Waqf. ठीक है। और देखिए वकीफ के ना अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। इसमें ये जो इनके अबू यूसुफ थे वो कहते थे कि वकीफ जो है कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो इनके इमाम मोहम्मद थे वो कहते थे कि जो वकीफ है उसके पास, मतलब उनका व्यू जो है डिफरेंट था कि भाई वो जो वकीफ है वो नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके अंदर डिफरेंट व्यूज है ऑल्दो, ठीक है। तो हम इन व्यूज का भी याद रखना है, ठीक है, कि भाई एक व्यू है कि ये वकीफ के थ्रू रिमूव हो सकता है, दूसरा व्यू है वकीफ के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता। अगर कोर्ट पे चले तो कोर्ट कौन कौन से ग्राउंड पे रिमूव कर सकता है, देखिए ग्राउंड घूम फिर के सेम ही होंगे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। बताइए, और सोचिए ना, उसको कोई फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए ए को रखा गया है। अब ए क्या क्या कर रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ जिसमें मैं से को हटा सकती हूँ। देखिए ए के पास सफिशिएंट फंड्स है, फिर भी ये नेग्लिजेंट कर रहा है। फॉर से इस प्रॉपर्टी की कोई दीवार टूट गई, ए के पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, फिर भी ये नेग्लिजेंस कर रहा है, ये रिपेयरिंग नहीं करा रहा, ठीक है। या ये खुद ब खुद ही जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, या तो ये नेग्लिजेंस कर रहा है रिपेयर कराने में सफिशिएंट फंड्स होने के बाद भी। ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि ये भाई खुद ही प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय करे जा रहा है, ठीक है। या फिर अब ये क्या है, मैनेजर है और ये खुद ही क्लेम कर रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी को कि मेरा टाइटल है, मेरे पास टाइटल है, मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसपे कोर्ट भी रिमूवल कर सकता है। अब आते हैं हम वक्फ बोर्ड पे, ठीक है। तो वक्फ एक्ट 1955 के अंदर एक वक्फ बोर्ड बनाया गया था जिसके अंदर उसको पावर दी गई थी कि जो वक्फ बोर्ड है ये भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकते हैं मुतावली को, ठीक। इतनी सी बात क्लियर है। रिस्पॉन्ड कर दो भाई चैट में, ओके लिखो अगर ये पॉइंटर्स समझ आ गए अलग अलग। एक बात बताओ, कोई डी फैक्टो, डी फैक्टो मुतावली भी होता है क्या कुछ, कुछ डी फैक्टो मुतावली भी होता है क्या। रिस्पॉन्ड कर सकते हो अनम्यूट करके। Since he is a de facto, इसकी liability और responsibility I don't think कि de jure के equal होगी।
सी, डी फैक्टो मुतावली बेसिकली कौन है, जिसको कि वकीफ क्या नहीं करता, इसको वकीफ क्या नहीं बनाता। देखो एक तो डीजोर है, डीजोर क्या है, डी फैक्टो डीजोर ऑलरेडी पता है ना, कितनी बार वर्ड्स यूज कर चुके हैं, चैट में मत लिखो, बोल सकते हो आप अनम्यूट करके। The person who is appointed by some authority. Here, who is appointed by the Wakif or the court. ठीक है, तो डी फैक्टो को मतलब ये कैसे बन गया है? He himself assumes that character. ठीक, तो फिर ये कौन बन जाता है, इसको क्या टर्म बोली Sovereign. गई है? ठीक है, इसके लिए ये टर्म यूज करी गई है, ये पर्सन कौन है कि भाई इसे जो है वकीफ ने मुतावली नहीं बनाया है, इसने खुद ही खुद को अज्यूम कर लिया है, ये एज अ मुतावली एक्ट कर रहा है, तो ये ट्रस्टी डीसेंट टॉट ये जो है बन जाता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का, और ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, वैसे भी जो मुतावली है, क्या ये सेल वगैरह कर सकता है प्रॉपर्टी को, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो क्या ये मुतावली अपनी मर्जी से कुछ भी सेल वगैरह सब कुछ कर सकता है? No. ठीक, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ, Manage. Sort of manager. और उसने अपनी एक्सीड कर दी अपनी पावर्स को, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? He can be removed if इफ ही एक्सीड्स हिज पावर्स, है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ही इज अ मैनेजर, भाई उसे टेक केयर करने के लिए रखा गया, ठीक है। अब पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करें, पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करें मुतावली की, तो वो क्या रहती है, ये भी लॉजिकली बता सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है एंड दिस इज योर फर्स्ट क्लास, तो आप इसको लॉजिकली भी आंसर कर सकते हो। मुतावली एक मैनेजर है, तो उसकी पावर्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी? manage the work's property. ठीक है, वो मैनेज करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी को, कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करेगा, उसके पास फंड्स हैं, उनको रिपेयर कराएगा, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। उसको खुद से क्लेम नहीं करके बैठ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर है, खुद से वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। और अब वो क्या फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो फ्री में मैनेजर बन के बैठा हुआ है। क्या उसको कुछ रेन्यूमरेशन मिलेगा? सोचिए, कोई मैनेजर है, वो किसी चीज को मैनेज कर रहा है, तो उसका क्या फायदा होगा उसमें? रेन्यूमरेशन मिलेगा उसे बाय द वकीफ, या फिर अगर उसका बहुत ही छोटा कम अमाउंट दिया जा रहा है, तो क्या कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, उसके पास पावर है कोर्ट जाने की, ताकि वो अपनी रेन्यूमरेशन को बढ़वा सके, एनहांस करवा सके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, वो सेल वगैरह तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, मुतावली क्या कर सकता है, लीज पे दे सकता है प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, बट फॉर लेस देन 3 years, बट फॉर लेस देन 3 years, ठीक है। और अगर एक्सटेंड कराना चाहता है वो ये टाइम पीरियड, तो वो विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट ऐसा बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे तो आप बेसिक चीजें लिखोगे कि वो मैनेज करेगा, लेकिन ये कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स है जो आपको जरूर मेंशन करने हैं, कि उसके पास पावर है प्रॉपर्टी को लीज पे देने की एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए 3 years के लिए, अगर वो टाइम को एक्सटेंड कराना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन से करा सकता है, रेन्यूमरेशन उसको मिलेगी, अगर उसको कम मिल रही है, उसको लगता है, कोर्ट जाके उसको इनहांस करवा सकता है, ठीक है।
और अब वो वक्फ का मैनेजर है, तो वक्फ के बिहाफ पे वो वक्फ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसे कोई सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है कोर्ट में, तो बिल्कुल कर सकता है। मुतावली के पास पावर है कि वो टू फाइल अ सूट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ। ठीक। अब देखो जनरल रूल क्या है, क्या मुतावली प्रॉपर्टी को उठा के बेच सकता है? क्या प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से को उठा के बेच सकता है, सेल कर सकता है, या प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कुछ बोरोइंग कर सकता है? बताइए सोच के। No, he needs the permission of the court for that. और वो भी कब? In legal necessity. इन केस ऑफ अर्जेंसी, इन केस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, जनरली तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे करना है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो भी कब? उसे प्रूफ करना होगा कि कुछ अर्जेंसी है, कुछ नेसेसिटी है। ठीक है, इफ कोर्ट इज सैटिस्फाइड, कोर्ट उसको परमिट दे देगा। तो मुतावली के अंदर आपको यही पढ़ना है कि मुतावली की सबसे पहले होता कौन है, टू मैनेज द वक्फ रखा जाता है उसको मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद उसकी कैपेसिटी डिस्कस करोगे, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, किस किस को अपॉइंट कर सकते हो आप एज अ मुतावली, वो भी आप देखोगे कि खुद जो पर्सन है वो भी बन सकता है मुतावली। उसके बाद आप पावर्स एंड ड्यूटीज देखोगे, एंड द मेन थिंग इज रिमूवल। ठीक है, कि क्या उसको रिमूव किया जा सकता है, ये आप जरूर देखो। ठीक है, तो बस इसमें आपको यही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको मुतावली में नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज मेंटेनेंस। मैम जो भी हमने डी फैक्टो मुतावली पढ़ा है, इसमें व्हाट इज हिज स्टेटस, अथॉरिटी, मतलब इसके पास क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ही इज लाइक डी रिस्पॉन्सिबल, ज्यूरे। या ओके। जैसे इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हमने गार्डियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? यस। उसमें क्या था, अगर उन्हें क्या करना है, कुछ भी उनको ऐसा डिसीजन लेना है, तो उन्हें कोर्ट की परमिशन तो लेनी ही पड़ती थी, है ना? जी। तो इसमें भी यही हो रहा है कि कोई मेजर जो भी काम करना है उसमें कोर्ट की परमिशन तो लेनी ही है। सो ही इज एज सच रिस्पॉन्सिबल। कहाँ थी मैं? हाँ, मेंटेनेंस की हम बात कर रहे थे। मेंटेनेंस का जो है बहुत ही सिंपल सा आपको लगेगा, क्योंकि हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं मेंटेनेंस की बात, हिंदू लॉ में तो हमने काफी बार पढ़ा था। तो कैन यू टेल मी कि मेंटेनेंस, अगर कोई मुस्लिम मैन है तो उसके ऊपर किस किस की मेंटेनेंस की ड्यूटीज आती, किस किस को मेंटेन करेगा वो? हम अपनी वाइफ को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, और डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ आ जाती है? डॉटर इन लॉ आ जाती है यहाँ पे मुस्लिम लॉ में? आई एम नॉट श्योर, आई एम गेसिंग। ठीक है, देखो पहले हम बेसिकली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी कि भाई अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को, अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स के साथ ना यहाँ पे चौथी जो चीज दे रखी है वो है नियर रिलेटिव्स। ठीक है, नियर रिलेटिव्स, या फिर कई बार कहीं कहीं पे वर्ड यूज किया है जो लोग प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन चारों के ऊपर एब्सोल्यूट जो है मेंटेनेंस बन रही है। सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट कहाँ आ जाता है, मेंटेनेंस उसे देना ही देना पड़ेगा, वो वाइफ की बात की गई है। लेकिन हम कुछ केस लॉज देखें तो चिल्ड्रन भी अब एब्सोल्यूट कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि माइनर है, ठीक है, अगर डॉटर है उसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, मैरिड है तो उसके जो हस्बैंड है उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, डिसेबिलिटी है चिल्ड्रन को,
तब भी आप मेंटेन करोगे। तो ये केस लॉ से आते हैं, बट इनिशियली जो चीज थी हमारे पास, वो एब्सोल्यूट कंडीशन कहाँ आ जाती है मेंटेनेंस की, वो वाइफ की आ जाती है। वाइफ को तो आप मेंटेन करोगे ही करोगे, irrespective of the status of wife, whether she is earning or not। इतनी सी बात क्लियर है? नाउ अगर हम इलेजिटिमेट, देखो लेजिटिमेट चिल्ड्रन तो ठीक है, अगर हम इलेजिटिमेट की बात करें तो क्या मुस्लिम लॉ में इनको कोई प्रोटेक्शन दी गई है? इलेजिटिमेट चाइल्ड क्या कोई प्रोटेक्शन मांग सकते हैं? देखो, जब हम जब हमने मुस्लिम लॉ में ये टॉपिक पढ़ा था, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की पेटर्निटी के ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था, तो हमने देखा था इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है, सुन्नी और शिया अलग अलग देखा था, है ना? तो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट वाज द कंसेप्ट कि पेटर्निटी, पेरेंट जो फादर है उसकी क्या बन रही थी इलेजिटिमेसी के केस में? I mean, both cases, even under Shia or in Sunni law, uh, the child doesn't inherit the property of his father if he's an illegitimate child. एंड मदर से क्या उनका कोई मेटर्निटी बन रही थी? चलो Yes, इधर, but only in case of Sunni only. ठीक है, तो सुन्नी के केस में बन रही थी, शिया के केस में नहीं बन रही थी, और फादर के केस में तो दोनों में ही कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, है ना? तो यहाँ पे भी यही था कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो थे, एज ए जनरल रूल मुस्लिम लॉ में इलेजिटिमेट चाइल्ड को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, ठीक है? ठीक, लेकिन इसमें भी डिफरेंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, इसमें अलग अलग स्कूल की अलग अलग व्यू थे। शिया ने तो भाई साफ साफ कह दिया कि हम प्रोटेक्शन देंगे ही नहीं इलेजिटिमेट चाइल्ड को, ठीक है? लेकिन सुन्नी के अंदर क्या हुआ, क्या कहा था हमने कि मदर के लिए तो क्या है, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड, क्योंकि मदर के वूम से उसने बर्थ लिया है, तो मदर के लिए क्या रहेगा, वो चाइल्ड लेजिटिमेट ही रहेगा। तो यहाँ पे मदर उसको कर सकती है मेंटेन, ठीक है? लेकिन फादर की अगर हम बात करें, यहाँ पर फादर को लेकर के चाइल्ड का, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है मुस्लिम लॉ। तो क्या इस इलेजिटिमेट चाइल्ड के पास कोई राइट है जहां पे जाके ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अदर देन मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, Ma'am, CRPC section 125. ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, ठीक है? मुस्लिम लॉ में तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है कि आप वो अपने फादर से मांग पाए, लेकिन सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी क्योंकि प्रोटेक्शन दी गई है, तो वो मांग सकते हैं मेंटेनेंस, ठीक है? ना देखो, अगर उस फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करने की, तो इन चिल्ड्रन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? इन चिल्ड्रन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करेंगे? Yes. ठीक, तो थिंग्स आर वाइसा वर्सा, कि भाई आप अपने चिल्ड्रन को अगर मेंटेन कर रहे हो तो आपका चिल्ड्रन भी आपको मेंटेन करेगा। तो एज्ड पेरेंट्स जो है वो भी इस कैटेगरी के अंदर रखे गए, ठीक है? अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि चिल्ड्रन को उसके फादर मेंटेन नहीं कर पाते, तो क्या ये जो मेंटेनेंस की जो चीज है ये शिफ्ट हो जाएगी मदर के ऊपर, कि अब मदर मेंटेन करेगी? Ma'am, it can, अगर मदर sufficient sources हैं मदर के पास तो। तो इसमें भी स्कूल्स के अलग अलग, स्कूल्स के अलग अलग व्यूज थे, ठीक है? तो हनाफी, हनाफी क्या कहते थे? जो आपने बोला
आप अपना पॉइंट रिपीट कीजिए कि भाई अगर किसी के फादर चाइल्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, और मदर इस पोजीशन पे है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम फादर टू मदर? इफ वी थिंक लॉजिकली, क्योंकि चाइल्ड तो दोनों का ही है, और अगर फादर नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो और मदर के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है, तो यस इट इज हर ड्यूटी टू मेंटेन अ चाइल्ड। ठीक, तो ये हनाफी जो था उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ भाई मदर पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा स्कूल था शिफाई, ये क्या कह रहा था कि भाई फादर से मदर पे नहीं हो सकती शिफ्ट, लेकिन किस पे हो जाएगी? फादर्स फादर। हाँ, ठीक, इन पे हो जाएगी शिफ्ट, लेकिन मदर पे नहीं हो सकती। तो व्यूज जहां पे डिफरेंट हो जाते हैं वहां पे आप जरूर याद रखना इन चीजों को, ठीक है। अब आप सोचो, अगर कंफ्यूज करने के लिए दे दें कि भाई मदर लेकिन जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा साउंड है, तो क्या तब भी शिफ्ट नहीं हो सकता? तो आंसर इज नो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मदर पे हो ही नहीं सकता, अगर वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तब भी नहीं हो सकता। तो ये चीज कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल इमेटीरियल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मदर पे नहीं शिफ्ट होगी रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन हनाफी कहता है हो जाएगी, ठीक है। ठीक, तो एब्सोल्यूट नेचर में आती है वाइफ, आती है। चिल्ड्रन कब कब आएंगे बताइए? मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे चिल्ड्रन को मेंटेन करने की ड्यूटी आ जाएगी, कौन कौन से? क्या मेजर को भी आप ही करते रहोगे? मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगराइज करके बता सकते हो आप। If the child is minor and he or she is legitimate in ठीक case है। of father हम्म। और and not married, अनमैरिड, अनमैरिड डॉटर, ठीक है। माइनर जो है ये तो मेल, फीमेल है अगर टिल द टाइम शी इज अनमैरिड। अगर मैरिज हो भी गई है तब भी क्या फीमेल जो डॉटर है उसके केस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अगर उसकी मैरिज हो भी गई है? if she is living separately from her husband, means her husband is abusive, एंड she वो तो comes back to the अगर, हाँ वो तो एक अलग अगर उसका हस्बैंड उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा तब भी, ठीक है। वो मैरिड है बट उसका हस्बैंड उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा, तब भी वो इसके अंदर आ जाती है। या फिर अगर मैम वो फिर जो उसके फादर इन लॉ को नहीं जाएगी? वो अलग पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। हिंदू लॉ में क्या था कि हमें प्रॉपरली एक्ट दे रखा था, और सेक्शन 19 में हमें स्पेसिफिकली बता रखी थी कि ये कंडीशंस हैं। बट मुस्लिम लॉ में दैट इज डिफरेंट, ठीक है। एक एक पॉइंट करके चलते हैं अभी। देखिए, मैरिड जो डॉटर है उसकी अभी के लिए आप यही याद रखिए कि वो कब तक आएगी, अनमैरिड तक जनरल रूल में आएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, आप वर्ड याद रखना, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर हो जाते हैं तो मैरिड डॉटर भी कवर हो जाएगी, ठीक है। मैरिड डॉटर भी कवर हो जाएगी, और यहाँ पे हिंदू लॉ और इसका अलग है फादर इन लॉ लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद चौथी कैटेगरी कौन सी आएगी? चौथी कैटेगरी कौन सी आएगी? डाइवोर्स्ड नहीं नहीं, मैंने आपको अभी डॉटर, बताया था। अगर वो चाइल्ड क्या है, इनकेपेबल, अनफिट, फिजिकली डिसे इनकेपेबल, मेंटली। डिसेबिलिटी है कुछ, ठीक है, तो वो वाला चाइल्ड भी इसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से चिल्ड्रन की एब्सोल्यूट जो है
उसके पास नहीं था, फादर के पास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइफ के केस में था। ये हमारे पास जो 4 कैटेगरीज है कि भाई इनको मेंटेन करोगे ही करोगे, ये हमारे पास कहाँ से आया? केस लॉ से आया, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव्स हैं ये तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है, ये नहीं आते इसमें, ठीक। कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट नाउ, कैन यू टेल मी एनी डिफरेंसेस जो कि देखे आपने हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस के टॉपिक के अंदर? कैन यू कोट एनी ऑफ द डिफरेंसेस जो आपको लगते हैं? मैम, हिंदू लॉ में even illegitimate children are also covered or protected for the maintenance हम्म purpose, हम्म while under Muslim law only they are entitled to be maintained only by the mother only. ठीक है, और वो भी कहाँ? वो भी under Sunni law. ठीक है, लेकिन लेकिन मुस्लिम लॉ के उनके पास नहीं है यहाँ पे राइट प्रोटेक्शन का। दैट डजंट मीन कि वो क्लेम नहीं कर सकते मेंटेनेंस। वो अगर मेंटेनेंस क्लेम करना चाहें तो कहाँ से क्लेम कर लेंगे? Their resort is CRPC section 125. ठीक है, देखो अब ये तो बात हो गई चिल्ड्रन की, ठीक है। अगर वाइफ का और हस्बैंड, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड से अलग रह रही है वाइफ, और वाइफ को कस्टडी दी गई है चिल्ड्रन की, तो क्या उनका राइट खत्म हो जाता है अब कि भाई अब फादर मेंटेन नहीं करेगा, वो तो वो अपनी मदर के साथ अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या उन बच्चों का राइट खत्म हो जाएगा? No. ठीक है, तो इवन इफ अगर वो रिसाइड कर रहे हैं मदर की कस्टडी में, तो उनका राइट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर खत्म नहीं होगा। फादर उन्हें मेंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। कब तक करेगा? जब तक सन मेजर नहीं हो जाता या फिर डॉटर अनमैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था, अख्तरी बेगम वर्सेस अब्दुल राशिद, ठीक है। तो यहाँ पे यही सवाल हुआ था कि भाई 4 साल का जो था बच्चा था वो, पर वो अपनी मदर के साथ रह रहा था, मदर की कस्टडी में था, तो फादर ने कहा कि भैया वो अपनी मदर के साथ रह रहा है, अलग रह रहा है, तो उसको नहीं देगा मेंटेनेंस, ही कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। बट कोर्ट ने कहा कि भाई वो मदर की कस्टडी में रह रहा है, पर उसका फादर स्टिल लाइबल है उस बच्चे को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उससे खत्म नहीं हो जाता, ठीक। अब देखो ये तो सेपरेट रहने की बात थी। अगर डिवोर्स्ड है, अगर डिवोर्स्ड है, ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, इनका डिवोर्स हो गया और अब जो बच्चे हैं वो मदर के साथ रह रहे हैं, तो क्या डिवोर्स का कोई इफेक्ट होगा इस बात पर? No. और क्या सभी का अलग अलग इंडिपेंडेंट राइट रहेगा? वाइफ का अलग, ए Yes. चाइल्ड का अलग, बी चाइल्ड का अलग, तो सबका अपना इंडिपेंडेंट राइट है, ठीक है, क्लेम करने का मेंटेनेंस, राइट। आई होप अभी तक कोई एम्बिगिटी नहीं होगी। यू कैन राइट द चार्ट इन द चार्ट इटसेल्फ अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है कोई टॉपिक में अभी तक। ठीक है, अभी तक मैंने चिल्ड्रन के बारे में बताया कि भाई जो चिल्ड्रन है इनको कब कब मेंटेन करेंगे इनके फादर। अगर घुमा के मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि कब एंड हो जाता है, कब चाइल्ड का राइट जो है एंड हो जाता है टू क्लेम मेंटेनेंस, तो व्हाट विल बी योर आंसर? When the child becomes major and is capable to earn on his own, हम्म, or his disability ceases. ठीक है, तो आंसर आपका सेम रहेगा। कभी भी अगर घुमा के पूछे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे घुमा के कि भाई व्हेन डज द मेंटेनेंस राइट ऑफ अ चाइल्ड कम्स टू द एंड, एंड कब हो जाता है उनका, ठीक है।
ओके तो अभी एक ऑल्दो एक ओवरव्यू था, कुछ डिफरेंसेस हमें देखने हैं इसके अंदर, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ इललेजिटिमेट चाइल्ड का, और एक फादर इन लॉ जो कि सेक्शन 19 में हमने, आपको याद हो तो पढ़ा था कि भाई प्राइमरली कोई ड्यूटी नहीं है फादर इन लॉ की, लेकिन कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, अगर उनको प्रूव कर दिया जाए कि भाई ना, तो क्या स्टेप्स थे वो, अगर किसी को याद हो तो बता सकते हो? Ma'am, if the widow daughter-in-law हाँ, फादर इन लॉ does की ड्यूटी कब आएगी, क्या क्या चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी उस डॉटर इन लॉ को? when her deceased husband's property is not sufficient, when her children's property is not sufficient, or her parents' property is not sufficient. जहां पे उसको उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी मेंटेन नहीं कर पा रही, उसके चिल्ड्रन भी उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके फादर भी उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप फिर आप बोल सकते हो आपने फादर इन लॉ को आपको मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर फादर इन लॉ के पास, अच्छा फादर इन लॉ क्या डिफेंस ले सकते हैं इस केस में? क्या एब्सोल्यूट ड्यूटी आ जाती है उनके ऊपर कि वो आपको मेंटेन करेंगे ही करेंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में? No, he doesn't have personal liability. He is liable to maintain to the extent of the share he got in inheritance. और अगर वो दिखा दें कि भाई उनके पास कोई सफिशिएंट मींस ही नहीं है, वो भाई खुद को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तब क्या होगा? He is not liable then. ठीक है, तो ये हिंदू लॉ की बात हो गई। बट जैसा कि हमने मुस्लिम लॉ में देखा कि चीजें कोडिफाइड नहीं है, वहां पे तो हमारे पास सेक्शन 19 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई सेक्शंस नहीं है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को, इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे फर्दर। यहाँ पे अब मेंटेनेंस में हमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए बच नहीं जाता है, कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है, नेसेसरी आपके लिए यही जानना था कि किन किन लोगों को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हमने कैटेगरीज देखी किन किन को मेंटेन करेंगे। एब्सोल्यूट मेंटेनेंस किसको करना पड़ेगा? वाइफ को। केस लॉ से आया कि चिल्ड्रन को भी आप मेंटेन करोगे, कब तक करोगे वो भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेजिटिमेट चाइल्ड की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, पर 125 सीआरपीसी में जाके वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, मतलब क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को। ठीक है, दूसरी बात आई इसके अंदर, हमने एक पॉइंट देखा कि जो मैरिड डॉटर, फिर क्या होगा, उसका हस्बैंड उसे वहां से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ हमने देखा कि उसके पेरेंट्स करें, है ना, यही देखा ना। तो क्या चीज होगी, फादर इन लॉ के ऊपर कोई ड्यूटी आती है कि नहीं आती, राइट? एंड कुछ केस लॉज देखेंगे हम, नूर जहान एक केस है, लैंडमार्क केस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें देखेंगे, एंड देन हम इनहेरिटेंस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स में स्टूडेंट्स आपका मुस्लिम लॉ का कोर्स खत्म हो जाएगा, राइट? So for now I'm ending this lecture here only. So thanks for watching today's lecture students. अगर आपको हमारे lectures अच्छे लगे हो तो you can subscribe our channel IJS Law Classes. Let's meet in the next lecture now.